हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल बोल्ड एजुकेशन की क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेवलप किया गया, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों उसे एक ओल्डेस्ट रिपब्लिक बोला जाता है और क्यों हम स्विट्जरलैंड को युगों से गणराज्य बोलते आए हैं। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों स्विट्जरलैंड आज भी इतना एक्सपेंसिव कंट्री में से एक माना जाता है। यू नो दैट आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे WHO, WTO और ना जाने कितने सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए चले जानते हैं स्विट्जरलैंड के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी कि स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व, कि हम उसको क्यों स्टडी करते हैं, ऐसी क्या उसमें बात है। वैसे तो हम बहुत सारे कंट्री को स्टडी करते हैं बट स्विट्जरलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों है, आइए जानते हैं। लगभग 50 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग किलोमीटर भूमि वाला ये देश स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्यों में से एक है, लेकिन अपने स्पेशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वजह से स्विस कॉन्स्टिट्यूशन और शासन व्यवस्था के अध्ययन का निश्चित रूप से बहुत ही अधिक महत्व है। नॉर्मली व्यक्ति के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल, रेड क्रॉस और प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल ही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यह इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक प्रजातंत्र का घर बोला जाता है, यानी कि हाउस ऑफ डेमोक्रेसी, और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला भी यही है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। संघीय सरकार के मुख्य कार्यालय यहीं पर स्थित है, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके हेडक्वार्टर भी यहीं पे एस्टेब्लिश किए गए हैं। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का अध्ययन बहुत सारे तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड की, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र की स्विट्जरलैंड को सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र को स्टैब्लिश किया गया, यानी कि रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों, रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रॉपर रूप से कुछ भी वंशानुगत नहीं होता है और आप अपनी किसी भी पीढ़ी को एक शासन के तहत नहीं चला सकते। उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। सन 1848 से पहले भी स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा है जिस तरीके से हम इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रूस में देखते हैं। रिपोर्ट इसी बात को दृष्टि में रखते हुए लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विट्जरलैंड हैज बीन थ्रूआउट द एजेस ए रिपब्लिक। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा बल्कि किसी भी एक निश्चित प्रधान को भी पूरी तरीके से पावर प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं। वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं। अब दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व उसका प्रजातंत्रात्मक लक्षण है, यानी कि डेमोक्रेसी एलिमेंट्स है। आधुनिक युग में भी स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार से प्राचीन विश्व में एथेंस था। दोस्तों, हम एथेंस और स्पार्टा के बारे में पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, सिसरो जो थिंकर रहे हैं, वहाँ के काफ़ी फेमस जो थिंकर रहे हैं वो एथेंस से ही बिलोंग करते थे। तो एथेंस उस समय पे बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट था। तो उसी की तरह स्विट्जरलैंड भी एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है उतनी सीमा तक अन्य किसी भी लोकतंत्र को प्रदान नहीं की गई है। 5 स्विस कैंटनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है और नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है, यानी कि वहाँ पे लॉ को क्रिएट करते समय लोगों को काफ़ी हद तक उनसे जुड़ा रखते हैं। लोक निर्णय का स्विट्जरलैंड में उदय हुआ और वर्तमान समय में भी इनका काफ़ी हद तक बहुत सीमा तक पालन किया जाता है। ठीक ही कहा गया है कि ब्रिटेन यदि पार्लियामेंट्री सिस्टम का और अमेरिका फेडरल सिस्टम का जनक है तो स्विट्जरलैंड मॉडर्न वर्ल्ड में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का घर होने का दावा भी कर सकता है, क्योंकि वो सारी वैल्यूज़ को फुलफिल करता है जो एक डेमोक्रेसी में और एक रिपब्लिक में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। स्विट्जरलैंड ने विविधता के बीच एकता का भी आदर्श उदाहरण दिया है। स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति की काफ़ी डिफरेंस पाए जाते हैं।
लेकिन फिर भी इंडिफरेंस के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना काफ़ी अधिक वहाँ पे देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन और 1% रोमन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। लेकिन इस भाषा संबंधी विविधता का जो सॉल्यूशन है वो इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्तर प्रदान कर निकाल दिया गया है। इसी प्रकार वहाँ लगभग 58% लोग प्रोटेस्टेंट और 40% रोमन कैथोलिक हैं। उसमें से 1% लोग यहूदी और 1% बाकी अदर्स हैं। लेकिन इन सभी से धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप से अपना लिया है कि इन धार्मिक डिफरेंस ने यूनिटी को, जो नेशनल यूनिटी है, उसको बहुत ही वीक करने के बजाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। लैंग्वेज और रिलीजन्स डिफरेंस की वजह से फूट उत्पन्न न होने का एक कारण यह भी है कि वहाँ एक ही धर्म के अनुयायी भी बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं और एक भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारे धर्मों से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कैंटनों की सीमाएं भी धर्म और भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से बिल्कुल अलग हैं। इन सब की वजह से धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के भेद जो डिफरेंस है वो काफ़ी प्रबल नहीं हो सके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट न्यूट्रलिटी यानी कि स्थायी तटस्थता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन से भी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए हैं, वहीं स्विट्जरलैंड ने एक परमानेंट न्यूट्रलिटी को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाला सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड की परमानेंट स्टेबिलिटी या स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई है। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपको यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि स्विट्जरलैंड को इतना एक्सपेंसिव क्यों कहा जाता है। जब पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर हो रहा था और सभी कंट्री उसमें पार्टिसिपेटिंग थे, वो लोग वहाँ पे अपने आप को जीतने के लिए, दूसरों को हराने के लिए जो वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, इसी बीच में कुछ अलग अलग कंट्री के जो भी बिजनेसमैन है, जो भी उद्योगपति है, वो बिल्कुल भी वॉर में इंटरेस्ट नहीं थे, वो युद्ध में इंटरेस्ट नहीं थे। तो वहाँ से उन्होंने अपने आप को निकाल कर एक ऐसी जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर वो सही तरीके से अपना बिजनेस कर सके, अपना इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। तो ऐसे में स्विट्जरलैंड से अच्छा ऑप्शन उनके लिए कोई हो नहीं सकता था। तो सारे जितने भी वर्ल्ड वॉर के समय, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम होता है, उसके बीच में सारे के सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड, जो कम्प्लीटली उन्होंने स्विट्जरलैंड में अपने आप को वहाँ पे स्टेबल कर लिया। सो दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा रीज़न्स होता है कि जिस भी कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर वहाँ पे डेवलप होता है, बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा होते हैं, वो कंट्री ऑटोमेटिकली ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप हमारे इंडिया में देख सकते हैं, बेंगलुरु है, मुंबई है, काफ़ी इंडस्ट्री सेक्टर वहाँ पर डेवलप है, बिजनेसमैन है, काफ़ी अमीर लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इसी वजह से वो सिटीज़ भी काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव में से एक मानी जाती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्विट्जरलैंड ने युद्धरत दोनों पक्षों के साथ समान संबंध बनाए रखे। हिटलर और मुसोलिनी ने भी उनकी न्यूट्रलिटी को, उनकी स्टेबिलिटी को बने रहने दिया। अपनी इस स्टेबिलिटी की वजह से ही, अपनी इस पॉलिसी की वजह से ही स्विट्जरलैंड ने 2001 तक भी यूएनओ की मेंबरशिप अचीव नहीं की थी, क्योंकि संघ की सदस्य राज्यों को आक्रमणकारी राज्य का विरोध करने का दायित्व सौंपती थी। सितंबर 2002 में ही स्विट्जरलैंड ने संघ की सदस्यता प्राप्त की, यानी कि उसके बाद में उन्होंने अडॉप्ट की थी मेंबरशिप, लेकिन उससे पहले नहीं की थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल एग्जीक्यूटिव, यानी कि बहुल कार्यपालिका। नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में सिंगल एग्जीक्यूटिव ही है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 मेंबर्स की ड्यूल एग्जीक्यूटिव को अपनाया गया है, यानी कि बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यह कार्यपालिका न तो पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री है और न ही पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल है, बल्कि इसकी व्यवस्था ने दोनों ही वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया है और विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण, एक बहुत ही इनक्रेडिबल एग्जाम्पल वहाँ पे रखा है। आई थिंक सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और आप हमें सीधे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पर। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो सेशन में। जय हिंद, जय भारत।